रोहाल और यति की किस्मत दरअसल बचपन से ना दो बातों में काफ़ी एक सी थी। पहला तो ये कि रोहाल के जो बाबा थे वो बचपन में गुजर चुके थे। ये जो कागमियों के आपस में लड़ाई हुई उसमें उनकी जान गई और इस बात का उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था। दूसरा ये कि जिस तरह यति अपने बाकी के गांव वालों से काफ़ी हटकर था, वैसे ही रोहाल भी अपनी झुंड से बहुत अलग था। तेज था, क्यों नहीं पता, लेकिन था। उसने इंसानों की भाषा कैसे बोलनी है ये भी 5 और 6 साल की उम्र में सीख ली थी, जबकि वो पहले इंसान नहीं था। सो ही वॉज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन। लेकिन ये सब सुनने से पहले अगर आपने मैं तो कागमी चैप्टर 1, 2, 3 नहीं सुना है तो मेरी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, पहले उसे आप सुन सकते हैं बिकॉज ये उसके आगे की कहानी है। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ, आप सुन रहे हैं स्टोरीज और कहानी का नाम है मैं तो कागमी चैप्टर 4। रोहाल ने अपनी ज़िंदगी का जो पहला हाफ था वो ज़िंदा कैसे बचें इस बात के खौफ में बिताई, और सेकंड हाफ जो है वो उसने ये समझने में निकाला कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि देयर वाज अ टाइम जब काकमी जो थे लड़ते नहीं थे, अमन शांति के साथ रहते थे। तो उस टाइम को क्या हो गया? ये सब कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया? अब ये सारे सवाल लेकर वो अलग कागमियों के पास भी गया, कई बार कुछ इंसानों से भी पूछताछ करने की कोशिश करी, लेकिन कभी कोई उसे कुछ समझा नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का भी अपना एक अलग खेल होता है। उसकी जो ये जर्नी थी ये उसे यति के गांव के एक पहाड़ के पास ले आई, और उस पहाड़ में जनाब की मुलाकात हुई एक बुजुर्ग इंसान से, यति के गांव के उस पुराने चीफ से। चीफ पहले तो इतने सालों के बाद एक कागमी को देख के हैरान हो गया, और दूसरी तरफ रोहाल जो था वो कंफ्यूज्ड कि यार अक्सर उसे देखकर इंसान डर से कांप जाया करते थे और ये बुजुर्ग आदमी यहाँ खड़े होकर हंस रहा है। उन्होंने रोहाल के साथ बैठकर उसकी जितनी तकलीफ थी उसे सुना, उसे समझा, और एंड में उनसे उसकी ये हालत, उसके ग्रुप की ये हालत बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उनके भोलेपन का एक गलत इस्तेमाल करके यति ने पहाड़ों पर अपना कब्जा बनाया। यति अब गांव में नहीं रहता था, बल्कि उस गांव को एक राज्य में बदल चुका था। ये सब सुनने के बाद यति को जैसे एक चैन की सांस आई। इतने सालों के बाद उसे उसका जवाब मिल चुका था, उसे उसका गुनहगार मिल चुका था। वो वापस लौट गया। कुछ दिन, फिर कुछ हफ्ते, और आखिर में कुछ महीनों बाद राजा यति के दरबार पे एक दस्तक हुई। उनके पास एक खबर पहुंची कि करीबन 500 कागमी जो हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। यति ये सुनते ही साथ डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वो वहां पहुंचा, कांपते हुए बड़ी मीठी मीठी बातें करके कागमियों को पटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रोहाल ने साफ कह दिया कि वो यति को अपने साथ ले जाने के लिए आए। यति ने यह सुनते ही उसे पता था कि वहां से अगर गया तो उसका क्या हाल होगा, तो उसने अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। तलवार तो दूर की बात है, कोई अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था कागमी से। उस दिन ना तो कोई तलवार चली, ना किसी धनुष पे तीर चढ़ा। गांव के सारे लोग डर से चुके थे। अब उन्हें डर इस बात का था कि भैया कागमी उन्हें भी तो नहीं मार देंगे। तो उन्होंने उन्हें ज्यादा गुस्सा ना आए इसलिए पहले ही जाकर यति को पकड़ लिया, उसे बांधा और कागमियों के पैर पर ले जाकर फेंक दिया। रोहाल ने यति को उठाया और उसे लेकर चला गया। अब बारी थी उस सजा की जो धोखे के बदले मिलने वाली थी, या तो मौत या फिर यति अब एक कागमी बने। यति भी कई सालों से इस डर में था कि यह दिन आ सकता है, तो उसने अपनी भी एक तैयारी करी थी। उसकी एक मुलाकात हुई थी किसी बाबा से जिसने उन्हें कुछ पत्तियां दी थी। वो पत्तियां जो थी वो याददाश्त अच्छी रखने के काफ़ी काबिल थी। उसने जाने से पहले उन पत्तियों को अपने मुंह में दबा लिया और उसने ठान लिया कि कैसे भी करके उसे 3 दिन जिंदा रहना है। 3 दिन। यति की सजा शुरू हुई। उसकी चमड़ी उधेड़ी गई, खून से सने उस शरीर को वहीं पहाड़ में छोड़ा गया और कागमी चलते बने 8वें दिन वापस लौट कर देखने के लिए। लेकिन ये भी ठहरा ढीठ, 3 दिन तक कैसे तो भी जिंदा रह गया।
चौथे दिन से उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगे और 7वें दिन तक वो इंसान बचा ही नहीं, पूरी तरह से कागमी में बदल चुका था। उस पत्तों की मदद से उसने अपनी याददाश्त को बचाए रखा और सही होते ही वो वापस अपने गांव, ओ सॉरी, राज्य लौटा और वहां पहुंचकर उसने एक तांडव मचाया। जितने लोगों ने उस पहाड़ के अपने होने के मजे खुलकर लूटे थे, उन सब ने कितनी आसानी से उसे धोखा दे दिया था। कहते हैं कि शुरुआत उसने जिन लोगों ने धोखा दिया उनको मारने से करी थी, लेकिन उसके बाद जैसे उसकी ताकत का एक अलग ही नशा था। जो सामने दिखता उसे मारता, बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा। अब बारी आई 8वें दिन की। 8वें दिन रोहाल वहां पे कुछ कागमियों के साथ पहाड़ तक पहुंचा, लेकिन वहां पर ना उसे कोई लाश मिली ना जिंदा यति। वहां पे कुछ पत्तियां पड़ी हुई थीं और उन पत्तियों को देखकर वो तुरंत यति के गांव की तरफ भागा। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, जो उसने देखा वो बहुत ज़्यादा घिनौना था। वहां पे उसने खुद अपनी आंखों से यति को एक छोटे से बच्चे को कुचलते हुए देखा। रोहाल और 3 और कागमियों ने मिलकर यति को ज़मीन पर धकेला। उसूल के पक्के थे कागमी, इंसानों ने अगर धोखा दिया तो उन्हें कागमी में बदल दिया जाता, लेकिन अगर एक कागमी किसी मासूम की जान लेता तो उसके बदले उसे मिलती सज़ा ए मौत। उस दिन पहली बार रोहाल ने अपने हाथों से एक कागमी की जान ली। यति का किस्सा वहीं पर खत्म हुआ, लेकिन रोहाल ने उस दिन ये समझा कि अगर एक कागमी भी चाहे तो इंसानों की बस्ती में कितना आतंक मचा सकता है। तो इतने सारे कागमियों को इंसानों के पास रखना उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। लौट गया वो अपने सभी कागमियों को लेकर, लेकिन जाते जाते उसने उस चीफ की तरफ इशारा करके ये जताया कि वो वापस आएगा, मिलता रहेगा। चीफ गांव वालों को लेकर वापस उस गांव को रीबिल्ड करने के पीछे लग गए। कई साल बीते, लेकिन कागमी कभी वापस दिखाई नहीं दिए। फिर कई सालों बाद लोगों ने कहा कि उन्हें शायद कुछ कागमी दिखे। फिर और कई सालों के बाद कुछ लोगों ने दोबारा से कागमियों का दिखना कहा। अगर हम सालों का एक एस्टिमेट लगाएं तो कुछ 9-10 सालों में कागमी हमें दिखाई देते थे। आप दोनों बस ऐसे ही एक साल में हमारे गांव में मेहमान बनकर आए हैं। चीफ ने जैसे ये लाइन फेबुची और जॉनथन को देखकर कही तो मोहन ने इस आखिरी लाइन को ट्रांसलेट किया। जॉनथन ने तुरंत रिटर्न में कहा, ग्रेट स्टोरी बट लिटिल हार्ड टू बिलीव। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ये तो बस एक कहानी है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सुनाई, हमने आपको सुनाई, बाकी तो ज़िंदगी है जी। ये कहकर चीफ ने अपना अगला सवाल पूछा, वैसे आप लोगों का साइंस ख़त्म हो गया है या फिर अभी आप कुछ दिन और यहाँ रुकेंगे? नो नो नो, वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू लीव बाय टुमारो इवनिंग, फेबुची ने कहा। ओके, चलिए, वैसे शाम हो गई है, अब हमें वापस चलना चाहिए। बाकियों को भी सही लगा, वो भी वापस लौटे गांव की तरफ। कई सारे सवाल थे उनके मन में, कहानी ये वो। खैर, रात आई। अब अगले दिन की जो सुबह थी, वो पूरी सुबह दोपहर ये पैकिंग शैकिंग करने में, गांव के लोगों से अलविदा कहने में, इन सब में निकल गई। इस बीच में जो चीफ थे उन्होंने फेबुची और मोहन को अपने घर की तरफ बुलाया। वहाँ पे उन्होंने फेबुची को एक छोटा सा डब्बा सा कुछ दिया और उसने पूछा, व्हाट्स दिस? तो मोहन ने एक्सप्लेन किया, सर एक्चुअली व्हेन गेस्ट्स लीव दे गिव अ स्मॉल आर्ट पीस ड्राइंग to keep as memory, as souvenir. Oh, that's great. Thank you so much. ये कहकर फेबुची ने अपना अलविदा लिया। फाइनली उनकी शाम का समय आया, जाने का टाइम आया, पैकिंग शैकिंग हुई, वापस गए। वापस उन्होंने लंबा चौड़ा जर्नी, ट्रैवल सब किया और फाइनली उन्होंने जहाज़ को बोर्ड किया। रात का समय कुछ था एंड दैट्स व्हेन फेबुची रियलाइज्ड कि अरे वो गिफ्ट दिया था उन्होंने कुछ। फेबुची ने उस डब्बे को निकाला और खोल के देखा तो उसके अंदर एक कागज़ का टुकड़ा रखा हुआ है। कोई आर्ट पीस ऐसा कुछ भी नहीं था। कागज़ ऐसे 1-2 बार फोल्डेड था और जैसे लग रहा था जैसे किसी किताब के अंदर अपन ऐसे दबा के कई सदियों से रखा हो कुछ कागज़। बड़े ध्यान से उसने उसे खोला, लेकिन
जैसे ही उस कागज को खोला तो जो अंदर था उसे भरोसा नहीं हुआ। पास में ना बेड के एक लैंप सा रखा हुआ था, उसने उसकी रोशनी के नीचे रखा, और जब उसे बिलीव हुआ कि उसने जो देखा वो एक्चुअली में सच था, फेबुची की आंख में पानी भर गया। क्या था उस कागज में ऐसा? खैर, जो भी था वो बना हमारे मेतो कागमी के आखिरी चैप्टर की शुरुआत। कल चैप्टर 5 आपके सभी सवालों का जवाब लिए आपका इंतजार करेगी। आप सुनने आएंगे?